स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग पुनः उपस्थित हो चुके हैं ज्योग्राफी विषय का प्रश्न उत्तर लेकर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगभग हिस्ट्री के सभी चैप्टर का प्रश्न उत्तर कर लिया है, शायद एक या दो चैप्टर बाकी है। आज हम लोग ज्योग्राफी का प्रश्न उत्तर शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी विषय का ये प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग ज्योग्राफी विषय के चैप्टर 1 से हम लोग प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। अन्य वीडियोज़ में आपको अगले चैप्टर का प्रश्न उत्तर मिलता रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं इकाई 1 दिया गया है। ज्योग्राफी का ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में आपको दिया गया है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो भारत संसाधन एवं उपयोग ये पहला चैप्टर है। इसके कई भाग हैं, तो आज हम लोग पहला चैप्टर के पहले भाग का प्रश्न उत्तर देखते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के अभ्यास भाग में। यहाँ पर आपको अभ्यास दिया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले दिया गया है। इसका पहला प्रश्न आपको कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखिएगा कोयला आपको अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला आपको क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो याद रखिएगा यह पूर्ति योग्य है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपको कहता है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा ये 200 नॉटिकल माइल या 200 किलोमीटर भी मिलेगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो याद रखिएगा ये आपको क्या हो जाएगा? संसाधन का अनियोजित विदोहन। क्या हो जाएगा? संसाधनों का अनियोजित विदोहन क्या कहलाता है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित हैं। तो याद रखिएगा यह 12.2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 12.2 या 12.5 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न दिया गया आपको संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आपको लिखना है सामान्य तौर पर मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, जैसे मृदा, भूमि, जल, वायु, खनिज, जीव, प्रकाश इत्यादि। वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन माना गया है, जैसे कवि, चित्रकार, गायक, शिक्षक इत्यादि। ये सभी आपको संसाधन कहलाती हैं। जैसे क्या? संसाधन के बारे में एक भूगोलविद थे जिम्मरमैन, उन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। अगला प्रश्न आपको है संभावी एवं सिंचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखिएगा आप संभावी संसाधन ऐसे संसाधन को कहा जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, ये आपको संभावी संसाधन कहलाएंगे। जैसे हिमालय क्षेत्र के खनिज अत्यधिक गहराई में पाए जाते हैं। सिंचित कोश संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार के होते हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे नदी का जल भविष्य में विद्युत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। तो इसका आंसर लिखना है आपको सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन ही अहम भूमिका निभाती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपको संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर लिखना है संसाधन निर्माण में तकनीक की
भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनेक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती है जब तक कि किसी विशेष तकनीक द्वारा उन्हें उपयोग में नहीं लाया जाता है। जैसे नदियों के बहते जल से पनबिजली उत्पन्न करना, जैसे बहती हुई वायु से पवन ऊर्जा को उत्पन्न करना इत्यादि। इकाई 1 का ही यह क भाग है, जिसमें दिया गया है आपको प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में भी आपको जो भी प्रश्न उत्तर दिया गया है, आज ही हम लोग इसको करने वाले हैं। तो यह है आपको प्राकृतिक संसाधन का अभ्यास भाग। अभ्यास भाग में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न आपको कहता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो इसमें याद रखिएगा अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अत्यधिक यहाँ पर सिंचाई हुआ, इसके कारण क्या हो गया? भूमि का निम्नीकरण हो गया है, मतलब उसका गुणवत्ता घट गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? याद रखिएगा सोपानी कृषि आपको पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। तो याद ये आपको कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान। अगला प्रश्न कहता है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये एंड्रीन। कौन सा हो जाएगा? एंड्रीन हो जाएगा आपको मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा ये रेगुर मृदा। कौन सा हो जाएगा? रेगुर मृदा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपको लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न कहता है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बतावें। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मृदा वाले राज्य। तो इसमें याद रखिएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल इत्यादि राज्यों में आपको जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा में आपको गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें लगाई जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखना है, पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समोच्च कृषि कहते हैं। इससे मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? इसका आंसर लिखना है, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि श्रेयस्कर होता है, मतलब उपयोगी होता है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें कहता है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? तो इसमें आंसर लिखना है, गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में, महानदी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण हुआ है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। इसका रंग धुंधला से लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें कहता है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो इसका आंसर लिखना है, दो धान्य फसलों के बीच एक दलहन की फसल को लगाना फसल चक्रण कहलाता है। इसके द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजनी स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन को आपूर्ति करते रहते हैं। तो यह प्रश्न उत्तर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।